हाय गाइस, मैं हूं पुनीत और आज हम बात करने वाले हैं 10th के एक और इम्पॉर्टेंट चैप्टर सोर्सेज ऑफ एनर्जी के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं। तो बेसिकली सोर्सेज ऑफ एनर्जी यानी कि एनर्जी और उसके सोर्सेज। तो एनर्जी होता क्या है? देखिए, कोई भी काम करने के लिए हमें चाहिए होती है एनर्जी। एनर्जी क्यों चाहिए भाई? देखिए, वर्क इज इक्वल टू होता है एनर्जी के, यानी कि वर्क और एनर्जी आपस में बराबर होते हैं। तो जितना वर्क डन होगा उतनी एनर्जी यूज होगी। तो वर्क डन करने के लिए जब एनर्जी चाहिए तो एनर्जी के लिए हमें सोर्स चाहिए होगा, क्योंकि एनर्जी कहीं से तो आएगी। अब हमारे अंदर एनर्जी आती है खाना खाने से, लेकिन मशीन को तो हम खाना नहीं खिलाते, उसको खिलाते हैं फ्यूल। तो एक गुड सोर्स ऑफ एनर्जी, तो सोर्सेज ऑफ एनर्जी वो होते हैं जो कि कैपेबल हों काफी अच्छी एनर्जी देने के लिए और लंबे समय तक। इसी को हम आइडल फ्यूल भी कहते हैं। तो जैसे कि हम देख सकते हैं, यहाँ पे हमने सोर्सेज ऑफ एनर्जी के बारे में बात करी है और आइडल फ्यूल के बारे में बात करी है। तो आइडल फ्यूल क्या है? आइडल फ्यूल वो है जिसको जलाने पे वो ज्यादा हार्मफुल गैसेस नहीं देता और इजी टू ट्रांसपोर्ट हो, स्टोर किया जा सके एक लंबे समय तक और कॉस्ट इफेक्टिव हो, जिसका वेट भी ज्यादा ना हो और हीट अच्छी मिले, यानी कि हाई कैलोरीफिक वैल्यू हो, यानी कि छोटी सी चीज हो लेकिन एनर्जी बहुत ज्यादा मिले, अच्छी हीट मिले। तो इसको हम आइडल फ्यूल कहते हैं। इसका इग्निशन टेम्परेचर यानी कि जलाने के लिए मात्र एक स्पार्क काफी हो, बहुत ही हल्के टेम्परेचर पे भी जल जाए, ये हमारा आइडल फ्यूल होता है। आइए इसकी कुछ प्रॉपर्टीज को देखते हैं तो उससे ज्यादा क्लियर हो जाएगा। तो बेसिकली प्रॉपर्टीज क्या है? तो लार्ज अमाउंट ऑफ वर्क हो थोड़े से मास से, यानी कि मान लीजिए कोयला है, थोड़ा सा कोयला बहुत ज्यादा हीट मिल सकती है, या 1 लीटर पेट्रोल ले लीजिए, कितनी लंबी गाड़ी चल जाती है। तो छोटी सी मात्रा और लंबा काम, इजीली एक्सेसिबल, यानी कि हमें आराम से कहीं पे भी मिल जाए, ये हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इजीली हमें आराम से मिल जाए, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है। फिर इकोनॉमिकल होना चाहिए। अब ये नहीं कि भैया 1 लीटर की कीमत 1 लाख रुपए है, तो सस्ता होना चाहिए। फिर इजी टू स्टोर हो, यानी कि स्टोर इजी हो, ये नहीं कि हम इसे स्टोर ही नहीं कर पा रहे हैं, हवा लगी खराब हो गया, तो इजी टू स्टोर एंड ट्रांसपोर्ट होना चाहिए। फिर लो एंड कन्वेंशनल पॉइंट ऑफ कंबशन होना चाहिए, यानी कि इसको जलाने के लिए थोड़ा सा टेम्परेचर दिया और जल गया, और सभी लोग इसको एक्सेप्ट करें। ये नहीं कि कुछ लोग तो यूज कर रहे हैं, कुछ लोग यूज करने को राजी नहीं है, तो फिर फायदा क्या है? तो इजीली एक्सेप्टेबल होना चाहिए। इस टाइप के फ्यूल को हम आइडल फ्यूल कहते हैं। ये कुछ प्रॉपर्टीज होती है आइडल फ्यूल की, आप चाहें तो लिख सकते हैं। इसके आगे देखते हैं आगे होता क्या है। तो टाइप्स ऑफ रिसोर्सेस, यानी कि ये जो हमारा फ्यूल है ये एक रिसोर्स हुआ। तो ये किस टाइप के हो सकते हैं? ये दो टाइप के हो सकते हैं, कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी या नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। तो कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी जो हम ज्यादातर यूज करते हैं और नॉन कन्वेंशनल थोड़े कम यूज में आ रहे हैं। कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी इसको देखते हैं सबसे पहले। तो कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी के बारे में क्या बात होती है? तो ये बेसिकली धीरे धीरे नेचर में इकट्ठे हुए हैं एक काफी लंबे समय में, जैसे कि पेट्रोल इसका एक एग्जांपल है। ठीक है, ये नॉन रिन्यूएबल है, यानी कि इतनी आसानी से ये रिन्यू नहीं हो सकते। ये हम बात करें कि एक दिन में दोबारा बन जाए, ना साहब, नहीं बनेगा। ठीक है, इसको लंबा समय, थाउजेंड्स ऑफ ईयर चाहिए वापस रीजनरेट होने के लिए, और ये लिमिटेड होते हैं नेचर में, याद रखना है, दे आर लिमिटेड इन नेचर। तो एक टाइम पे ये खत्म हो जाएंगे। ऐसे ही नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज होते हैं। तो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज क्या है? इनएग्जॉस्टेबल, यानी कि खत्म नहीं होते। जैसे कि विंड एनर्जी, भाई कैसे खत्म होगी? ठीक है, सोलर एनर्जी है, विंड एनर्जी है, तो ये खत्म ना होने वाले हमारे सोर्सेज। तो रीजनरेट इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। अभी हवा नहीं है, कल दोबारा आ जाएगी। पानी बह रहा है, लगातार बहता रहता है, तो रीजनरेट हो जाते हैं बहुत ही जरा से समय में। फिर पॉल्यूशन फ्री और लो पॉल्यूशन ड्यूरिंग कन्वर्जन। तो बेसिकली पॉल्यूशन फ्री होते हैं, यानी कि इनमें ज्यादा पॉल्यूशन नहीं होता। जैसे कि अगर विंड एनर्जी की बात करें तो उसमें कोई पॉल्यूशन नहीं है। ठीक, तो और कन्वर्जन के दौरान भी हम इसको ज्यादा टेम्पर नहीं करते हैं। जैसे कि पानी है, डैम्स से हम पानी से एनर्जी बनाते हैं, तो ये हमारा पॉल्यूशन फ्री रहता है। फिर इस टाइप की एनर्जी को हम बार बार यूज कर सकते हैं। उसी विंड एनर्जी को हमने अभी यूज किया, थोड़ी देर आगे पहुंचेगी, वहां पे भी एक और विंड मिल से इसको कन्वर्ट कर लेंगे। तो एक ही विंड एनर्जी से हम कई बार अगेन एंड अगेन यूज कर रहे हैं, तो ये नॉन कन्वेंशनल। लेकिन हमने पहले देखा है कन्वेंशनल जो हम ज्यादा यूज करते हैं, उनके बारे में अभी हम बात करेंगे सबसे पहले। तो कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी में हमारे आते हैं 3, फॉसिल फ्यूल, फायरवर्क एंड न्यूक्लियर एनर्जी। न्यूक्लियर एनर्जी में 2 टाइप के हो सकते हैं, न्यूक्लियर फिजन और न्यूक्लियर फ्यूजन, दोनों को देखेंगे।
और नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी के क्या हैं? हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी है, बायोमास हो गई, विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी, जियोथर्मल, टाइडल और ओशन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन। तो देखते हैं सबसे पहले कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी को, जैसे कि हमारा फॉसिल फ्यूल जिसमें पहला था। तो बायोटिक होते हैं यानी कि ऑर्गेनिक हैं, जीवित चीजों से बनते हैं। जैसे कि अगर पेट्रोल बना है तो डेड एनिमल्स, डेड प्लांट्स यानी कि जो जिंदा चीजों से बने होते हैं, बायोटिक होते हैं ये। फिर ये इनकी वजह से एसिड रेन होती है। क्यों? जैसे कि पेट्रोल जलाएंगे तो उससे सल्फर गैस बनेगी, सल्फर गैस बनेगी तो उससे सल्फ्यूरिक एसिड की बारिश होगी। ठीक, फिर ऐसे ही बात करते हैं, इसकी वजह से सॉइल और एयर पॉल्यूशन होता है। हम जानते हैं, देखिए अब एसिड रेन हुई, क्यों हुई? क्योंकि सल्फर गैस बनी, सल्फर गैस बनी तो इससे बना हमारा पानी में मिलके H2SO4। अब H2SO4 ये जब जमीन पे गिरेगा एसिड रेन की वजह से तो सॉइल और एयर पॉल्यूट होगी। अब सल्फर गैस तो हवा में है ही, जिसकी वजह से एयर पॉल्यूशन हो रहा है, और H2SO4 की वजह से जमीन पॉल्यूटेड हो रही है। तो याद रखेंगे, इससे खतरनाक गैसेस रिलीज होती हैं फॉसिल फ्यूल्स से। ऐसे ही हमारे पास आता है फॉसिल फ्यूल्स के टाइप्स। तो इसमें 3 टाइप के होते हैं, कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस। सबसे खतरनाक कोल है, उससे थोड़ा मीडियम में पेट्रोल, और सबसे नेचुरल या अच्छा नेचुरल गैस होता है इसके अंदर। तो तीनों को समझते हैं। तो कोल को समझते हैं। तो कोल बेसिकली हमारा जमीन में मौजूद बहुत टाइम से जमा हुआ लकड़ी या ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये हमारा कोल होता है, जिसे हम कोयला कहते हैं। तो इसको हम यूज कर सकते हैं वाटर बॉयल करने के लिए, ताकि स्टीम इंजन चल पाए। ऐसे ही टरबाइंस को घुमाने के लिए भी इसे यूज किया जाता है। बहुत सी तरीके से इससे एनर्जी को प्रोड्यूस किया जाता है। जैसे कि पहले कोल इंजन्स चलते थे, यानी कोयले के इंजन्स, जिसमें कोयला डाल के बॉयलर से पानी गर्म करते थे, और स्टीम इंजन कहलाता था वो। तो ये काफी इंपॉर्टेंट हमारा फ्यूल रहा है एक लंबे समय से। ये काफी चीप होता है। अब जैसे कि देखते हैं कैसे कोल से हम एनर्जी जनरेट करते हैं। एक कोल का बड़ा सा डंप हम यूज करते हैं बॉयलर को गर्म करने के लिए। हमने बॉयलर को गर्म किया, और यहां से बॉयलर से ये जो पानी हमारा गर्म हुआ है, इस स्टीम को हमने टरबाइन पे छोड़ा। जब ये टरबाइन पे जाती है तो ये टरबाइन शाफ्ट घूमती है और जनरेटर से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो जाती है, और इसको हम ट्रांसफॉर्मर्स के थ्रू बाहर भेज देते हैं। फिर ये जो हमारी स्टीम थी, गर्म हॉट स्टीम, वो नीचे कूलिंग वाटर के साथ में ठंडी हो जाती है और वापस यहाँ पे बॉयलर पे आती है। एंड सो ऑन, इस प्रोसेस चलता रहता है। ये बेसिकली हमारा थर्मो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट है। आगे देखते हैं पेट्रोलियम को। तो दूसरे नंबर पे हमारा है पेट्रोलियम। कोल से थोड़ा अच्छा होता है। तो बना काहे से है? ये हमारा बना होता है कच्चे तेल से, यानी कि नेचुरल फॉसिल फ्यूल से, जो कि जिसे हम कच्चा तेल भी कहते हैं। इसी को हम ब्लैक लिक्विड या ब्लैक गोल्ड के नाम से भी जानते हैं। ये हमारा क्रूड ऑयल या ब्लैक गोल्ड कहलाता है, काला सोना, याद रखिएगा। ठीक है, तो इससे क्या क्या बनाया जा सकता है? इससे बनती है पेट्रोलियम जेली, पेट्रोलियम गैस, एविएशन फ्यूल और टार। ये सब किससे बन रहा है? हमारा क्रूड ऑयल से। ये सब चीजें हमारी क्रूड ऑयल से मिल रही हैं। याद रखेंगे कि पेट्रोलियम बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। अब पेट्रोलियम कहाँ से मिलता है? यानी कि ये क्रूड ऑयल जो है, ये हमारा जमीन में नीचे डिपॉजिट रहता है लंबे समय तक। जब किसी प्रेशर के साथ में ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जमीन में दबे रहते हैं तो हमारा क्रूड ऑयल बनता है। ये जमीन के नीचे होता है, कई बार समुद्र के नीचे। तो इसको हम ऊपर मशीनरी के थ्रू ड्रिल करके निकालते हैं, और फिर ये रिफाइन होने के लिए चला जाता है। और रिफाइन होने के बाद इसका पेट्रोल, केरोसिन, डीजल और एलपीजी जनरेट करते हैं इससे। आइए देखते हैं कैसे। तो बेसिकली जब इसका फ्रिक्शनल डिस्टिलेशन किया जाता है तो ये हमारा अलग अलग टाइप का फ्यूल देता है। तो जैसे कि बात करें, अगर हमने 400 डिग्री पे गर्म करा और डाला, तो इस मशीन से जो हमारा सबसे ऊपर हमें मिलता है वो मिलता है C1 से C4, यानी कि कार्बन 1, यानी कि CH4, C2H6 एंड सो ऑन। हमारे मीथेन, इथेन, ब्यूटेन, प्रोपेन, ये सब हमें मिलते हैं, जो कि हमारे गैस यानी कि एलपीजी में होते हैं। ऐसे ही C5 से C9 के जो होते हैं वो नेफ्थलीन बॉल बनाने के काम आते हैं, केमिकल नेफ्था।
फिर C5 से C10 के जो कंपाउंड्स होते हैं, यानी कि जिसमें 5 कार्बन या 10 कार्बन के मॉलिक्यूल होंगे, वो हमारा पेट्रोल बनता है व्हीकल्स के लिए। फिर जिसमें C6 से C16 तक के कार्बन एटम्स होंगे, वो हमारा जेट फ्यूल में काम आता है। एंड सो ऑन, आप देख सकते हो 14 से 20 वाले हमारे डीजल हो जाते हैं, एंड 20 से 50 वाले हमारे लुब्रिकेटिंग ऑयल हमारे बन जाते हैं, 20 to 50 वाले हमारे शिप्स के फ्यूल बनते हैं, और इससे ऊपर हमारा टार मिलता है हमें, ये रेसिड्यू कहलाता है। तो ये नॉर्मल एक मोटी मोटी बात है, समझाने के लिए बताया गया है कि कैसे हमारा पेट्रोलियम से हम अलग अलग तरीके के कंपाउंड बना सकते हैं। अब आते हैं नेचुरल गैस, जो कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, जो कि मैंने बताया कि हाँ सबसे प्योरेस्ट फॉर्म होता है और कम हमारा पॉल्यूशन फैलाता है। तो नेचुरल गैस क्या है? ये हमारे पेट्रोल गैस या पेट्रोलियम या कोल माइन के पास होता है, ये उसके ऊपर तैरता रहता है। ये क्लीनेस्ट फ्यूल है फॉसिल फ्यूल का। ये क्या है? अंडरग्राउंड वाटर को पॉल्यूट नहीं करता, यानी कि नीचे जमीन के नीचे पानी खराब नहीं होता। इसके दो फॉर्म हो सकते हैं, एलपीजी और सीएनजी। तो पहले देखते हैं होता क्या है। तो ये जो हमारा लुब्रिकेटिंग ऑयल, या अभी हमने देखा कि जब हम गर्म करते हैं तो ये सबसे ऊपर मिलता है हमें ब्यूटेन एंड प्रोपेन। बेसिकली नेचुरल गैस जो है वो जो डिपॉजिट हमारा पेट्रोलियम है उसके ऊपर तैरती रहती है, उससे मिलती है। लेकिन पेट्रोल के ऊपर भी जब हम फैक्टोरियल डिस्टिलेशन कराते हैं तो पेट्रोल के ऊपर तैरने वाली गैसेस हमारी एलपीजी और सीएनजी बनती हैं। तो आइए देखते हैं। एलपीजी क्या है? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। याद रखना है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस इंपॉर्टेंट है, लिखने को आ सकता है। सीएनजी क्या है? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। सीएनजी है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, दोनों में हल्का सा फर्क है। तो एलपीजी में क्या होता है? प्रोपेन एंड ब्यूटेन। एलपीजी में क्या है? प्रोपेन ब्यूटेन। और सीएनजी में क्या है? मेथेन। मेथेन का फॉर्मूला होता है CH4, याद रखना है CH4। और प्रोपेन का फॉर्मूला C3H8। ब्यूटेन का फॉर्मूला C4H10, याद रखेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। तो न्यूक्लियर फ्यूजन क्या होता है भाई? न्यूक्लियर फ्यूजन यानी कि न्यूक्लियर एनर्जी में हमने दो पढ़े थे, न्यूक्लियर फ्यूजन और न्यूक्लियर फिजन। तो न्यूक्लियर फ्यूजन क्या है? तो जब दो हल्के एटम यानी कि ड्यूट्रियम एंड ट्रिटियम मिलके जुड़ जाते हैं यानी कि फ्यूज हो जाते हैं, तो इसको हम न्यूक्लियर फ्यूजन कहते हैं। ये बेसिकली हाइड्रोजन के आइसोटोप्स हैं। ड्यूट्रियम और ट्रिटियम हाइड्रोजन के आइसोटोप्स होते हैं। जब ये आपस में मिलके एक एटम बन जाते हैं तो ये हमारा न्यूक्लियर फ्यूजन कहलाता है, यानी कि न्यूक्लियर्स का जुड़ जाना। तो इसके अंदर बहुत सारी हीट एनर्जी, ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिलीज होती है। तो हीट एनर्जी के साथ में दो चीजें और मिलती है, मिलता है हीलियम एंड न्यूट्रॉन्स। तो हीलियम और न्यूट्रॉन देखो कैसे होता है। तो ड्यूट्रियम होता है, एक ट्रिटियम होता है, दोनों जुड़ गए, फ्यूज हो गया। फ्यूजन के बाद मिला हमें एक हीलियम का एटम और एक मिला न्यूट्रॉन। तो हीलियम और न्यूट्रॉन अलग अलग हो गए, इसके साथ ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी। ठीक, याद रखेंगे, ड्यूट्रियम और ट्रिटियम जुड़े और हमें हीलियम और न्यूट्रॉन और एनर्जी, ये चीज मिली। याद रखना, यही हमारा मेन कॉन्सेप्ट है। आगे थोड़ा सा और समझेंगे, लेकिन बेसिकली ये हमारा मेन कॉन्सेप्ट है। इसके आगे न्यूक्लियर फिजन, यानी कि एक भारी एटम जब टूट जाए तो उसको फिजन कहते हैं। तो यूरेनियम 235 पे जब हम न्यूट्रॉन्स की बम्पार्टमेंट कराते हैं तो उससे इसके टुकड़े हो जाते हैं। तो ये यूरेनियम दो टुकड़ों में बढ़ जाता है और साथ में मिलते हैं 3 न्यूट्रॉन्स। ठीक, फिर ये जो न्यूट्रॉन्स होते हैं ये बाकी के यूरेनियम मॉलिक्यूल्स से टकराते हैं और उसे भी तोड़ देते हैं, और ये चेन रिएक्शन लगातार चलती रहती है और इसके साथ में ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होनी शुरू हो जाती है। तो अब देखते हैं कैसे। तो देखिए, ये हमारा एक न्यूट्रॉन है, इसकी हमने बम्बार्टमेंट करा दे हमने यूरेनियम 235 पे। अब ये यूरेनियम 236 बन गया। अब यूरेनियम 236 बनते ही अब इसमें हुई प्रॉब्लम, क्योंकि ये हो गया एक अनस्टेबल एटम। तो अनस्टेबल होने की वजह से ये टूट गया, तो बेरियम और क्रिप्टॉन में टूट गया। इसके साथ में हमें मिले 3 न्यूट्रॉन। ये 3 न्यूट्रॉन आगे और 3 यूरेनियम एटम से टकराएंगे और उसको भी तोड़ देंगे, और उससे हमें मिलेंगे 9 नए न्यूट्रॉन, वो आगे और चलता रहेगा। तो ये हमारी चेन रिएक्शन चलती चली जाएगी। तो बेसिकली ये हमारा फिजन कहलाता है, यानी कि एक भारी एटम का 2 टुकड़ों में टूट जाना, ये न्यूक्लियर फिजन है। अब आज के लास्ट टॉपिक पे आते हैं। इसमें अभी और हम जानने वाले हैं न्यूक्लियर फिजन और न्यूक्लियर फ्यूजन में डिफरेंस।
तो न्यूक्लियर फिजन क्या है? ब्रेकिंग अप ऑफ हैवी न्यूक्लियस। और न्यूक्लियर फ्यूजन क्या है? बाइंडिंग ऑफ टू न्यूक्लियाई। ठीक है, फिर इसमें क्या जरूरत होती है? हमें बम्बार्टमेंट कराना होता है न्यूट्रॉन्स का। इसके अंदर हमें ऐसी कोई जरूरत नहीं है, इसके अंदर हमें बहुत हाई टेम्परेचर चाहिए होता है, इतना हाई टेम्परेचर जो कि न्यूक्लियर फिजन से मिलता है, इतना हाई टेम्परेचर। फिर ये एक चेन रिएक्शन है, ये एक चेन रिएक्शन नहीं है। ये कंट्रोल्ड करी जा सकती है, ये कंट्रोल नहीं करी जा सकती। याद रखिएगा, न्यूक्लियर फ्यूजन को कंट्रोल नहीं किया जा सकता, बहुत ही खतरनाक रिएक्शन है। सूरज पे यही रिएक्शन है जिसकी वजह से इतनी एनर्जी मिल रही है, जो कि वो यहां से यहां तक भेज देता है, यानी कि सन से अर्थ तक भेज रहा है। इतनी ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी मिल रही है न्यूक्लियर फ्यूजन से, याद रखेंगे। फिर इट प्रोड्यूस एन एनॉर्मस अमाउंट ऑफ एनर्जी, इसके अंदर भी एनर्जी न्यूक्लियर फ्यूजन में बहुत ज्यादा मिल रही है। तो फ्यूजन से जो हमें होते हैं वो हैजार्ड्स होते हैं, यानी कि नुकसान पहुंचते हैं, लेकिन इससे हमें कोई पॉल्यूशन नहीं होता। तो न्यूक्लियर फिजन, एटम बॉम्ब का नाम तो सबने सुना होगा। हाँ भाई, एटम बॉम्ब, एटम बॉम्ब इसी पे आधारित है। और न्यूक्लियर फ्यूजन हाइड्रोजन बॉम्ब, तो हाइड्रोजन बॉम्ब इस पे आधारित है। तो न्यूक्लियर फिजन और न्यूक्लियर फ्यूजन, तो दोनों को याद रखेंगे, दोनों में डिफरेंस है। फिलहाल आज के लिए इतना ही है। आई होप वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।